हे हाय एवरीवन, दिस इज सुधीर सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रेडिमेंट। आज की क्लास रहेगी बजट के ऊपर। इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ बजट बताऊंगा और बजट में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला डिस्कस करेंगे बजट की हिस्ट्री पे कि बजट क्या होता है और बजट कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर। बजट एक एस्टिमेशन है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच। जैसे अगर हम लोग 1 ईयर लेते हैं, 1 ईयर में वो पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कंपनी में कितना रेवेन्यू आया है और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उसको कंबाइन करके ही बजट बनता है। बजट की हिस्ट्री ये है कि जब फर्स्ट टाइम ये बजट को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश फिनेंस मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1733 में। बजट वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंच वर्ड से, जिसको हम लोग बॉगेट बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है लेदर बैग। बजट सिस्टम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया था 7 अप्रैल 1860 को, और जो फर्स्ट बजट प्रोड्यूस हुआ था वो प्रेजेंट किया गया था, वो बजट जेम्स विल्सन ने इंडिया में प्रेजेंट किया था ऑन 18 फरवरी 1869 को। 9 इयर्स आफ्टर बजट इंट्रोडक्शन, उसके बाद वो बजट प्रेजेंट किया जेम्स विल्सन ने। अब ये बजट वर्ड है वो डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप आर्टिकल 112 112 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें बजट को एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है। अब रही बात कि बजट को किसने किसने प्रेजेंट किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो बजट प्रेजेंट किया गया है वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने बजट को मैक्सिमम टाइम्स प्रेजेंट किया है, जो कि है 10 टाइम्स। और ये एक ओनली फिनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने दो बार बजट प्रोड्यूस किया है उनके बर्थडे पे, जो कि था 1964 में एंड 1968 में। अब इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1947 के बाद किसने बजट प्रेजेंट किया, तो जो फर्स्ट यूनियन बजट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो आर के सनमुखन शेट्टी ने प्रेजेंट किया था ऑन 26 नवंबर 1947 को। और जो रिपब्लिक इंडिया मतलब 1950 के बाद किसने बजट प्रेजेंट किया, तो वो प्रेजेंट किया था जॉन मथाल ने। और जॉन मथाल ने एक प्लानिंग कमीशन, जिसको हम लोग नीति आयोग भी बोलते हैं, वो भी स्टार्ट किया था 1950-51 के टाइम। जो बजट प्रेजेंट किया गया था जॉन मथाल के द्वारा, उन्होंने इसमें प्लानिंग कमीशन का डिस्कशन किया था और इसको क्रिएट किया था। अब पहले ऐसा होता था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट को साथ में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन बट 1924 से इसको सेपरेट किया गया था, और किसकी रिकमेंडेशन पे, वो एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब 2017 और 18 का जो बजट आया था उसमें दोनों को एमलगेट किया गया, रेलवे बजट और यूनियन बजट में, और अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है कि रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ ही आता है। और ये जब एमलगेट किया गया था दोनों को, तो उसकी कमेटी हेड की थी बिबेक देबरॉय ने, जो नीति आयोग के मेंबर थे। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में। बजट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रिसिप्ट्स, जितने भी मनी या सारी चीज़ें आ रही है उसको रिसिप्ट्स कहते हैं। और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ पे हमें पैसे और मनी खर्च करने पड़ते हैं, तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब रिसिप्ट में दो टाइप्स होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में एक डायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट है। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स है, एक डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, सेकंड नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर में भी दो एक्सपेंसेस टाइप्स है, जो कि पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लेट्स डिस्कस दिस कंपोनेंट्स वन बाय वन। सबसे पहला बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट जो रहता है नॉन क्लेमेबल, या इसको हम लोग नॉन रिफंडेबल भी बोल सकते हैं। मतलब एक बार ये गवर्नमेंट के पास आ गया तो ये पैसे रिटर्न नहीं करने होते। अब जैसा कि रेवेन्यू रिसिप्ट को
डिवाइड किया गया था दो कैटेगरी में, एक था टैक्स रेवेन्यू, दूसरा था नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू बहुत ही सिंपल है, जिसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट रिसिप्ट्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया हुआ होता है। सो इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इनकम टैक्स का, जैसे कि जो भी हमारी सैलरी स्लिप होती है उसमें इनकम टैक्स एक कंपोनेंट होता है, वो हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक फर्म का टैक्स होता है कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनियों को डायरेक्टली देना रहता है। अब सेकंड कंपोनेंट होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम लोग किसी के द्वारा गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं कर सकते। सो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी मतलब यहाँ से जो चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होके इंडिया में आती है, वो चीज़ें आने के बाद हमको उसको टैक्स देना पड़ता है, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाता है, वो किसी और को हम टैक्स देते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट को जाता है। सो इसके एग्जांपल हो गई एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो इंडिया में चीज़ें बनती है उस पर जो टैक्स देते हैं। कस्टम ड्यूटी जो बाहर से एक्सपोर्ट होके चीज़ें आ रही उस पर टैक्स देते हैं। और एक जीएसटी कंसिडर कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में दो तीन चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दी है उस पे हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। फिर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, तो वो प्रॉफिट या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। फिर जो भी गवर्नमेंट को ग्रांट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एसेट को रिड्यूस नहीं करती और लाइबिलिटी को भी इंक्रीज नहीं करती। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को मनी मिलती है, वो लायबल, हम दूसरे को देने के लिए लायबल नहीं रहते, वो गवर्नमेंट की ही मनी रहती है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करती। अब इसी में जो दूसरा चीज़ देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट, वो एसेट को रिड्यूस करती है और लाइबिलिटी भी क्रिएट करती है। अब वो कैसे क्रिएट करती है उसके बारे में देखते हैं। सो कैपिटल रिसिप्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो भी एक टाइप का रिसिप्ट है। मतलब अभी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ली, समझो $250 मिलियन का, तो वो भी एक टाइप का कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब वो गवर्नमेंट को मनी मिल रही है, बट इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब कि वो लोन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना होता है। सो इंटरेस्ट हर महीने या ईयरली जो भी इंटरेस्ट रहता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो इसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है कि वो लोन वापस भी करना है। तो इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी इंक्रीज करता है। तो ये जो गवर्नमेंट लोन लेती है और उस पर इंटरेस्ट देती है, तो ये लोन को इसलिए बोला जाता है डेथ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मतलब वो गवर्नमेंट पे एक कर्जे के रूप में आता है। और एक इसमें कैपिटल रिसिप्ट में एक और टाइप है नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब होता है कि समझो गवर्नमेंट के पास कोई लैंड और मशीनरी या कोई स्टॉक ही है, जिसके जो वो हमेशा इनकम जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट को एज अ डिविडेंड या एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। सो ये गवर्नमेंट सेल करती है, तो सेल करने की वजह से भी गवर्नमेंट को मनी रिसिप्ट होती है, उसको कैपिटल रिसिप्ट करते हैं। बट इसके वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पास एसेट था वो एसेट डाइल्यूट हो जाता है। मतलब अब वो उसके बाद इंटरेस्ट या कोई भी मनी जनरेट नहीं कर पाता है। तो ये टाइप के कैपिटल रिसिप्ट को नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया डिस इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉपर्टी का, या लोन की रिकवरी कर ली तो वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट करता है और रिडक्शन इन लाइबिलिटी करता है। मतलब ये लाइबिलिटी को कम करता है और फिजिकल एसेट को बढ़ाता है। अब वो कैसे बढ़ाता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी इंडियन गवर्नमेंट लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करती है, लोन या एडवांसेस देती है टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो ये एक टाइप का एक्सपेंस हुआ। बट इससे क्या होता है कि ये एसेट क्रिएट होता है इसके वजह से, जिससे हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे। सो इसके वजह से इसको बोलते हैं कि ये फिजिकल एसेट क्रिएट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दूसरा बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसमें ये बताता है कि ये एसेट भी नहीं क्रिएट करती है और लायबिलिटी भी नहीं इंक्रीज करती है। सो इसके एग्जांपल हो गए कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, तो वो सर्विसेज देने के लिए इनको एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी होती है। सो वो सैलरी पे करना एक लायबिलिटी हो जाता है, जिसके वजह से ये लायबिलिटी क्रिएट करती है। सो हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे एक सेक्टर हो गया, उसमें एम्प्लॉय सर्विसेज देते हैं आम जनता को, उसके लिए हमें उनको सैलरी पे करनी होती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया और ये एक लायबिलिटी है। सो ये हो गया कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अब बात करेंगे सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है। दो कंपोनेंट हमारे होते हैं, एक रिसिप्ट्स होता है और एक एक्सपेंसेस। कभी भी रिसिप्ट्स ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से, तो अगर वो दोनों को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचता है वो सरप्लस अमाउंट होता है, मतलब ये गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अमाउंट है। अब डेफिसिट क्या होता है कि डेफिसिट के केस में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे रिसिप्ट्स में से, सो जो वैल्यू आती है वो डेफिसिट हो जाता है कि इतने माइनस में चल रही है वो गवर्नमेंट। सो एग्जांपल लेते हैं कि समझो हमारे पास रिसिप्ट 100 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ एक्सपेंसेस है, तो ये केस में क्या होगा कि 50 रुपीज़ ज़्यादा है रिसिप्ट में, तो ये सरप्लस अमाउंट बोलेंगे। अब डेफिसिट क्या होता है कि 150 रुपीज़ डेफिसिट है एंड 200 रुपीज़ एक्सपेंसेस है, तो वो दोनों को माइनस करेंगे तो -50 रुपीज़ आता है, तो ये डेफिसिट हो गया, मतलब यहाँ पे रेसिप्ट कम है। अब कुछ बजट में कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, वो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला रहता है टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ही सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया प्लस तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल रिसिप्ट का भी फॉर्मूला सिंपल है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया प्लस कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब डेफिसिट 4 टाइप्स के होते हैं और उसके एक एक करके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट होता है जितना भी अपना टोटल एक्सपेंडिचर आता है और माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट को। टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस होगा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा रहता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस होता है टोटल रिसिप्ट, बट रिसिप्ट में डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को हटाना होता है इसमें। इसके फॉर्मूले को जब हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ही लेंगे, डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे नहीं लेना होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट का बिल्कुल ही सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जो भी रेवेन्यू में डेफिसिट आ रहा है उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसमें से माइनस करना होता है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली फॉर्मूला दिया है, ये वही डेफिसिट होता है कि जितने रेवेन्यू आ रहे हैं माइनस एक्सपेंडिचर उसके ही अराउंड, बट डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को यहाँ से हटाना होता है। ये रही बजट के ऊपर क्लास, जिसमें मैं बजट के कंपोनेंट्स के बारे में बताया और क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है वो, और बजट की हिस्ट्री बताया और कुछ फॉर्मूलेज थे जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया हूँ। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हो, और ये PDF फाइल मैं अपलोड करूँगा अपने वेबसाइट पे, जो वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।